नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज का खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट। हर स्पेशल रिपोर्ट की जानकारी इस बुलेटिन में हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले आपको दिखाते हैं पटना की तस्वीरें। पटना में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं। मोदी के साथ सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद है। तस्वीरें देखिए, हर तरफ लोग मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। पटना से ये तस्वीरें सामने आ रही है। विस्तार न्यूज सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। अलग अलग राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का शक्ति प्रदर्शन देखते ही बन रहा है। और देखिए, एक बार आज फिर एक राज्य, एक शहर भगवा में डूबा हुआ है। भगवा में पटना इस वक्त नजर आ रहा है। जनता का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। दूर दूर तक जहां तक नजरें जा रही हैं वहां तक जनता ही जनता दिखाई दे रही है। और उनकी ख्वाहिश, हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कई रोड शो कवर किया है, कई तस्वीरें आप तक पहुंचाई है, और हर तस्वीर में एक चीज हर बार देखने को मिलती है, वो है लोगों का जनसैलाब, लोगों का प्यार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री हर बार एक अलग अंदाज में नजर आते हैं, और एक बार फिर जब वो पटना पहुंचे तो उनका अंदाज देखिए, लोगों को अभिवादन कर रहे हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं जो बिहार के, वो भी इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। कमल चिन्ह लिए हाथ में जनता का अभिवादन कर रहे हैं। और इस बार हमने देखा है प्रधानमंत्री जहां भी रोड शो करने गए हैं उनका ये अलग अंदाज देखते ही बना है। तो इसमें देखिए, जैसा कि लोग भगवा रंग में डूबे पहुंचे हुए हैं, और दूर दूर तक जहां आपकी नजरें जाएंगी वहां पर आपको दिखेगा कि देश के लोकप्रिय नेता को किस तरीके से बिहार प्यार दे रहा है। पटना में जिस तरीके से लोगों का जनसैलाब उमड़ा हुआ है, लोग वहां पर पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का लगातार शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कल चौथे चरण का मतदान होना है, और हमने देखा है कि चुनाव में जैसे ही अलग अलग चरण के मतदान संपन्न हो रहे थे, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का एक्टिवनेस हर स्टेट में देखने को मिला है। चाहे हम यूपी की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, या छत्तीसगढ़ की बात करें। अब तो छत्तीसगढ़ में खैर चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार छत्तीसगढ़ की धरती पर पहुंचे, कई बार रोड शो करते हुए नजर आए, जनता का अभिवादन करते हुए नजर आए, तो कई बार मंच से भारतीय जनता पार्टी के लिए शक्ति प्रदर्शन करते हुए भी नजर आए। तो ये तस्वीरें हम आपको पटना से दिखा रहे हैं, और आप तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, और लोगों के चेहरे की मुस्कान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पा लेने के बाद हमने जो कई बार कैमरे में कैद की है, वैसी तस्वीरें पटना में भी एक बार फिर देखने को मिल रही है। और ये बता रहा है कि देश का लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब खुद पटना पहुंचे तो किस तरीके से जनता के चेहरे में वो उत्साह देखा गया, वो खुशी देखी गई। अब देखिए, लोकसभा चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है, और 400 पार के नारे को पूरा करने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी शक्ति प्रदर्शन कर रही है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी ही चुनाव की कमान संभाले हुए हैं। कई बार वो मंचों से ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि मैं थकता नहीं हूं, मैं रुकता नहीं हूं, आप लोगों के लिए मेहनत करता रहता हूं। और जनता से कई बार वो सवाल भी पूछते हैं कि बताओ कि क्या मैंने एक दिन भी छुट्टी ली। और एक बार फिर अपनी जनता के बीच, अपने लोगों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। और लोगों की तस्वीरें देखिए, घर से भी लोग देख रहे हैं, छत पे कुछ लोग नजर आ रहे हैं। तो हर एंगल से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो ये साफ बता रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूं ही लोकप्रिय नेता नहीं कहा जाता। जब भी प्रधानमंत्री देश के दौरे पर हों, या वो कई बार जब विदेश के दौरे पर भी होते हैं, तो इसी तरीके से जनसैलाब लोगों का उमड़ता है, लोग पहुंचते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने। अमृत तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमृत, हमने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में हर बार एक चीज बहुत कॉमन देखने को मिलती है, वो होती है लोगों की भीड़, लोग पहुंचते हैं, और जो लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा जाता है, तस्वीरें बयां कर देती हैं।
तो देखिए, हमारे सहयोगी अमृत तिवारी से बातचीत करेंगे, वो हमें बेहतर तरीके से समझाएंगे कि क्या इसको लेकर समीकरण निकाला जा सकता है, क्या एंगल हो सकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार शक्ति प्रदर्शन क्या संदेश दे रहा है। लेकिन उससे पहले तस्वीरें मैं आपको फिर दिखा दूं। लगातार पटना से लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है और तस्वीरें बता रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरीके से जनता प्यार दे रही है। बिहार की संस्कृति के साथ वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं, कहीं ढोल नगाड़े बज रहे हैं तो कोई लोग कहीं जगह पर लोग झूमते हुए नजर आ रहे हैं। और बस लोगों का जो इंतजार रहता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले होते हैं, तो वो इंतजार जब खत्म हो जाता है और जो खुशी चेहरे पर होनी चाहिए वही खुशी लोगों के चेहरे पर देखते ही बन रही है। इस वक्त देखिए, सुरक्षा के भी तमाम वो इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन जब होता है तो व्यवस्था दुरुस्त रहे और साथ ही लोग जिस तरीके से पहुंचते हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं कि प्रधानमंत्री एक लोकप्रिय नेता इसलिए हैं क्योंकि वो हमेशा अपने जनता के बीच पहुंचते हैं। और एक बार फिर यही संदेश देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी पटना से करती हुई दिखाई दे रही है। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आप इस कैमरे के एंगल को समझेंगे, जहां घर से लोग बीजेपी का झंडा लहरा रहे हैं, लोग वहां पर खड़े हुए हैं और उनकी कोशिश बस इतनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक झलक पा लेना। हमारे सहयोगी अमृत तिवारी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमृत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर अलग अंदाज एक नए रोड शो में देखने को मिला, लेकिन हर रोड शो में प्रधानमंत्री के एक चीज बहुत कॉमन देखने को मिलती है, लोगों का प्यार, लोगों की भीड़ और मोदी मोदी के नारे। जी बिल्कुल रसिका, प्रधानमंत्री मोदी का ऑरा और छवि जो है वो एक लार्जर देन लाइफ की इमेज रखता है और यही चीज जो है पटना की रैली में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पटना में प्रधानमंत्री मोदी पहले ऐसे वाहिद प्रधानमंत्री है जो यहाँ पे रैली कर रहे। इससे पहले कोई किसी प्रधानमंत्री ने बतौर प्रधानमंत्री रहते हुए रोड शो नहीं किया था, लेकिन इस बार इस रोड शो को और भव्य बनाया गया है। इसमें आपको ध्यान देना है कि इस रोड शो में प्रधानमंत्री के साथ जो है जेडीयू के जो प्रमुख हैं, जेडीयू के और मुख्यमंत्री हैं बिहार के नीतीश कुमार, वो भी हैं इसमें शामिल हैं। तो इस तरह के रोड शो को लेकर के जो है आप समझिए कि इसका राजनीतिक महत्व काफी बढ़ जाता है। बिल्कुल, राजनीतिक महत्व भी बढ़ जाता है और भारतीय जनता पार्टी की जो एक कोशिश है लगातार ये संदेश देने की कि हम रुकेंगे नहीं, हम थकेंगे नहीं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से चुनावी कमान संभाली हुई है, कल चौथे चरण का मतदान संपन्न हो जाएगा देश में और लगातार प्रधानमंत्री अलग अलग राज्यों के दौरे पर पहुंच रहे हैं। देखिए अमृत, ये भी बताइएगा कि आज तो वो पटना में हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं और ये हुंकार उनकी रोड शो के माध्यम से हो रही है जब वो जनता का अभिवादन कर रहे हैं। और कल का वो दिन रहेगा जब वो बनारस में रोड शो करेंगे और फिर नामांकन भी भरेंगे। इसको भी समझाइएगा कि कितना दिलचस्प हो जाता है ये। जी बिल्कुल रसिका, जो अगले चरण के चुनाव आने वाले हैं वो खास तौर पे काउ बेल्ट को बहुत ज्यादा उनके ऊपर फोकस रहेगा और यहाँ से सीटें बीजेपी को उम्मीद है कि वो ज्यादा से ज्यादा जीतने में कामयाब रहेगी। और जो आज का ये रोड शो है, आपको भी पता है कि बिहार जो और खास तौर पे पटना जो है वो एक ऐसा वाइब्रेंट केंद्र है राजनीति का, जहां से जो भी संदेश दिया जाता है वो पूरे देश में जरूर जाता है, आंतरिक हिस्सों तक जाता है। और इसी को साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी का यह रोड शो काफी अहमियत रखता है। तमाम जातिगत समीकरणों को साधते हुए इस रोड शो का आयोजन किया गया है। और जब प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी पहुंचेंगे तो आप समझिए कि जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो एक लहर देश में चल रही है, वहां से बनारस भी वहां से साधते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हर घर में अगर देखा जाए, हर देश के हर कोने में देखा जाए तो एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अलग जगह है और उसमें वाराणसी एक अहम भूमिका हजारों सालों से निभाता आ रहा है। और उसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी जब बनारस पहुंचेंगे, न सिर्फ उसकी संस्कृति और धरोहर को सजोने का उन्होंने काम किया है, बल्कि बनारस की जो दुश्वारियां थी उसको भी दूर करने का काम किया है, जो कि हम विस्तार न्यूज जो है लगातार इस पे फोकस की और दिखा भी रहा है कि प्राचीन वाराणसी जो है वो एक नूतन वाराणसी में किस तरह से तब्दील हुई, अपनी संस्कृति को साथ साथ सजोए हुए। और इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी अपनी 10 साल की कामयाबियों के साथ प्रधानमंत्री का रोड शो, कई संदेश देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की, बड़ा शक्ति प्रदर्शन। चुनाव के नतीजे कितने कारगर होते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक
एक नारा है कि 400 पार पूरा करना, और उसी की मेहनत करती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। तमाम जानकारी के लिए अमृत बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए कल यानी 13 मई को चौथे चरण का मतदान होने जा रहा है। अब इस पर भी बात कर लेते हैं, जिसकी तैयारी निर्वाचन आयोग ने पूरी कर ली है। मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर होने वाली वोटिंग के लिए मतदान दल अपने साजो सामान के साथ पहुंच चुके हैं, और मतदान को लेकर प्रशासन की तरफ से क्या क्या तैयारी हैं और व्यवस्थाएं की गई हैं, इस रिपोर्ट में समझिए। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 8 सीटों पर कल यानी सोमवार को मतदान होना है, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली है। इसके साथ ही मतदान कर्मियों को मतदान सामग्री के साथ पोलिंग बूथों के लिए रवाना भी कर दिया गया है। 13 मई को होने वाले मतदान में इंदौर लोकसभा सीट भी शामिल है, जहाँ मतदान कर्मियों को मतदान सामग्री का वितरण किया गया। निर्वाचन आयोग की इन तैयारियों का जायजा लिया है हमारे संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय ने। कल 13 मई सोमवार को इंदौर लोकसभा क्षेत्र के लिए होने वाले मतदान की सामग्री का वितरण शुरू हो गया है। हम मौजूद है नेहरू स्टेडियम में। यहाँ पर 3 बड़े बड़े डोम बनाए गए हैं। इन 3 डोम में 172 सेक्टर बनाकर मतदान सामग्री का वितरण किया जा रहा है। यहाँ से 2677 मतदान केंद्रों के लिए मतदान सामग्री का वितरण किया जा रहा है। इसमें एक विधानसभा क्षेत्र महू धार लोकसभा का है, उसका भी सामग्री वितरण यहीं से ही किया जा रहा है। सुबह 6 बजे से मतदान सामग्री का वितरण शुरू किया गया है। नेहरू स्टेडियम में 10,708 मतदान दल के सदस्य मतदान सामग्री प्राप्त कर लगभग 750 वाहनों से मतदान केंद्रों की ओर रवाना होंगे। इसका उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। इंदौर संसदीय क्षेत्र के 8 विधानसभा क्षेत्रों के साथ धार के क्षेत्र का महू की सामग्री भी यहां से वितरित की जा रही है। L1, L2, L3, L4 के कर्मचारी के रूप में कुल 688 कर्मचारी रहेंगे। 860 सहायकों को नियुक्त भी किया गया है। तो यह पहली बार है जब इस तरह से सेक्टर की व्यवस्था की गई है। हर एक मशीन, हर एक वीवीपैट को व्यवस्थित रखा गया है। सब पर नंबर लगाए गए हैं। ये आप देख सकते हैं कि व्यवस्थित तरीके से पूरा काम होता है। चुके हैं और लगातार लोगों को आने का सिलसिला भी जारी है। वहीं इंदौर संभाग की 6 लोकसभा सीटों पर होने वाले मतदान की तमाम तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। मतदान दल मतदान सामग्री लेकर रवाना हो चुके हैं। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने मतदान की तैयारियों की पूरी जानकारी साझा की है। कल सोमवार 13 मई को इंदौर में होने वाले मतदान के लिए मतदान सामग्री का वितरण शुरू हो चुका है, और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हो इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह। हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, मतदान सामग्री का वितरण शुरू हो गया है, किस तरह की व्यवस्थाएं रखी गई हैं? देखिए, मतदान सामग्री का वितरण यहाँ पर नेहरू स्टेडियम से हो रहा है। 172 काउंटर हमारे द्वारा बनाए गए हैं, और लेकिन इस बार हमारा जो फोकस था वो इस बात पर था कि सभी को सामग्री का वितरण उनकी टेबल पर ही किया जाए, लोगों को लाइन में न लगना पड़े, और हम लोग इसमें पूरी तरीके से सफल रहे हैं। किसी को भी लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। गर्मी थी, इसलिए उसको देखते हुए बहुत सारे इंतजाम हम लोगों ने किए हैं। सुरक्षा व्यवस्था की क्या है इंतजाम? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रत्येक बूथ पर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट फोर्स है, इसके अलावा जो बाहर से फोर्स मिला हुआ है, जो सेंट्रल फोर्स मिला हुआ है, सेंट्रल पुलिस फोर्स मिला है, उनके सबके जवान तैनात किए गए हैं। दिव्यांगजनों को भी मतदान कर्मी बनाया गया है इस बार? जी हाँ, जो हमारे प्रत्येक विधानसभा में एक बूथ है, वो केवल और केवल दिव्यांग कर्मचारियों के द्वारा ही उसको मैनेज किया जाएगा। उसमें पार्टी के चारों लोग जो हैं वो दिव्यांग हैं, और ये दिखाता है कि उनकी सशक्तिकरण की दिशा में बहुत बड़ा प्रयास भी है, और ये दिखाता है कि उनके द्वारा दिव्यांगों के द्वारा कोई भी काम जिसको अन्य लोग संपादित कर सकते हैं, वो भी उसको बखूबी अंजाम दे सकते हैं। तो कलेक्टर आशीष सिंह बता रहे हैं कि तमाम व्यवस्थाएं की जा चुकी है, और इस बार जो व्यवस्थाएं की गई है वो हर बार से अलग है। जो मतदान दल है उन्हें किसी तरह की समस्या ना है, गर्मी से उन्हें राहत मिलती रहे, इनकी विशेष व्यवस्था की गई है। इधर उज्जैन और आलोट संसदीय क्षेत्र में करीब 17 लाख से अधिक मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे, जिसको लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। 10,000 से अधिक मतदान कर्मी वोटिंग कराने के लिए पोलिंग बूथ के लिए रवाना हुए। वहीं महिला मतदान कर्मियों की भी बड़ी संख्या में मतदान के लिए ड्यूटी लगाई गई, जिसको लेकर महिला मतदान कर्मियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।
सर बहुत उत्साह है हमारा। पहले विधानसभा में भी वोटिंग हुई थी तो हमारा पिंक बूथ ही था। इस बार भी हमें वही सौभाग्य मिला है कि हमें पिंक बूथ में ड्यूटी करने का मौका मिल रहा है। इसमें 347 ऐसे बूथ हैं जिनको कि ऑल वुमेन पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। वो मेनली अर्बन एरियाज में हैं और वहाँ पर महिलाओं की टीम के द्वारा मतदान कराया जाएगा। लोकतंत्र का महापर्व कल है और कल बड़ी संख्या में 17 लाख मतदाता हैं जो अपने मत का उपयोग करेंगे और मतदान कर्मियों की भी बड़ी संख्या में यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है, जो सुबह से ही 10,000 से भी ज़्यादा मतदान कर्मी जो चुनाव सामग्री लेकर अपने अपने मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं। किस प्रकार की व्यवस्था है, किस प्रकार का जो कल का मतदान कराए जाएंगे, हमारे साथ इस समय खुद कलेक्टर साहब हैं। सर, किस प्रकार मतदान कर्मियों को गाइड किया गया है, किस प्रकार मतदान कराया जाएगा? कल चुनाव संपन्न होने हैं उज्जैन संसदीय क्षेत्र का, जिसमें कि उज्जैन की 7 विधानसभाओं का डिस्पर्सल पोलिंग पार्टीज़ का यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज से रखा गया है। आलोट का डिस्पर्सल रतलाम जिले से हो रहा है। करीब 10,000 से अधिक मतदान कर्मी हैं जो कि अपने अपने पोलिंग स्टेशन की ओर रवाना हो रहे हैं। यहाँ पर उनको ईवीएम और अन्य सामग्रियाँ दी जा रही हैं और वो वहाँ पर पहुँचेंगे और उसके पश्चात उनकी ओके रिपोर्ट ली जाएगी। सर, महिला मतदान कर्मियों को भी तैनात किया गया है क्योंकि आज तो मातृ दिवस है, सही महिला वुमेंस डे पे किस प्रकार महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा? 347 ऐसे बूथ हैं जो कि ऑल वुमेन मैनेज्ड बूथ बनाए गए हैं, जहाँ पर कि सभी महिलाओं के द्वारा पोलिंग पार्टी में मतदान कराया जाएगा और वहाँ पर सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था की गई है। और इसके अलावा हमारे 400 से अधिक मिक्स्ड बूथ भी हैं जहाँ महिला कर्मियों को लगाया गया है। सर, ऐसे कई मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ महिला मतदान कर्मी ही करवा पाएंगे। ऐसे कितने बूथ हैं और पिंक हाउस कितने बनाए गए हैं? ये 347 ऐसे मतदान केंद्र हैं जहाँ पर कि ऑल वुमेन मैनेज्ड पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ जिला कलेक्टर के द्वारा बताया गया कि मतदान केंद्रों पर जो महिला कर्मी हैं वो भी तैनात किए जाएंगे और 10,000 से भी ज़्यादा महिला के साथ जो पुरुष हैं, जो युवा हैं, वो भी जो मतदान दल है वो यहाँ से चुनाव सामग्री लेकर यहाँ से रवाना हुआ है। इधर धार में भी मतदान को लेकर तैयारियां पूरी हुई। धार के पॉलिटेक्निक कॉलेज से मतदान दलों को मतदान सामग्री और ईवीएम के साथ रवाना किया गया। वहीं कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंक मिश्रा ने मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। सोमवार को होने वाले चुनावों को देखते हुए जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। धार में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर मतदाताओं में पर्याप्त सुरक्षा का भरोसा दिलाया। धार जिले में 1889 मतदान केंद्रों पर आज जो सामग्री का वितरण हो रहा है और लगभग 10 बजे तक सामग्री उनको मिल जाएगी। उसके बाद वाहनों की रवानगी प्रारंभ हो जाएगी और ऐसा अनुमान है कि 2 बजे तक सभी जगह पार्टियां पहुंच जाएंगी। बट पार्टियों के लिए सभी जगह अच्छी व्यवस्था कर दी गई है, छाया पानी की व्यवस्था की गई है और उनके रुकने की भी व्यवस्था की गई है। और हमारे यहाँ लगभग 1140 मतदान केंद्रों पर हमने वेब कास्टिंग के लिए कैमरे लगाए हुए हैं, जहाँ से हम पूरी उसकी मॉनिटरिंग हमारे कंट्रोल रूम में की जाए। मध्य प्रदेश में सभी 8 सीटों पर सोमवार सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा, जिसमें 1.63 करोड़ मतदाता 8 सीटों पर 74 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। रिपोर्ट विस्तार न्यूज। स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं और अब स्पेशल रिपोर्ट में बात करते हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव अपने आखिरी पड़ाव पर है। लोकतंत्र का ये महापर्व पूरे 5 साल बाद ही आता है और इसमें बड़ी ही दिलचस्प घटनाएं होती हैं। बयानबाजियां सुर्खियां बटोरती हैं और तो और चौंकाने वाले इवेंट्स भी होते रहते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको मध्य प्रदेश में 24 के लोकसभा चुनाव के दौरान हुई कुछ खास बयानबाजी और घटनाओं से रूबरू कराया जाए। एक लाख सभी घर की महिलाओं का एक मालूम है कि नहीं? अब जिसकी 2 बच्चे तो 2 लोग जाएंगे, अब जिसकी 2 बच्चे तो 2 लोग जाएंगे। महिलाओं के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। तो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया। एमपी के लोकसभा चुनाव में जितना जोर शोर से चुनाव प्रचार हुआ, उतनी ही बयानबाजी भी हुई और बयानबाजी के चलते दिग्गजों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। तो वहीं किसी ने ऐसा पलटवार ही कर दिया जिसने खूब सुर्खियां बटोरी। अब रतलाम से कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया का ये बयान ही सुन लीजिए। एक लाख सभी घर की महिलाओं का एक मालूम है कि नहीं? अब जिसकी 2 बच्चे तो 2 लोग जाएगा, अब जिसकी 2 बच्चे तो 2 लोग जाएगा। भूरिया ने ये बयान 9 मई को रतलाम के सैलाना में चुनावी जनसभा में दिया, जहां प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी मौजूद रहे।
कांतिलाल भूरिया अपनी सभा में कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति की 2 पत्नियां हैं उसे 2 लाख रुपए सालाना दिए जाएंगे। लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया की इस अजीबोगरीब घोषणा ने बखेड़ा खड़ा कर दिया है और बखेड़ा खड़ा होते ही कांग्रेस की मुश्किलें भी बढ़ने लगी। भूरिया का ये बयान जैसे ही सामने आया, बीजेपी ने हाथों हाथ लपका और कांतिलाल भूरिया समेत पूरी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। बीजेपी के तमाम दिग्गज एक के बाद एक तीखे बाण छोड़ने शुरू कर दिए। बीजेपी की सांसद माया नारोलिया ने कांग्रेस नेताओं पर आए दिन महिलाओं के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। महिलाओं के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। कांतिलाल भूरिया ने कहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का प्रावधान है और जिनकी 2 पत्नियां हैं उनको हम 2 लाख रुपए देंगे। हम कांतिलाल भूरिया के इस घोर अमर्यादित बयान की निंदा करते हैं और पूरी मातृ शक्ति मैदान में उतरकर देवीय शक्ति का रूप धारण करके इस अमानवीय बयान का बदला लेगी। कांतिलाल भूरिया के इस बयान पर खूब सियासत भी गरमाई, लेकिन ये सिर्फ एक बयान नहीं है जिसने सियासी पारा चढ़ाए रखा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने तो इमरती देवी पर बयान देकर तहलका ही मचा दिया। पहले जरा पीसीसी चीफ का ये बयान सुनिए। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करूँगा। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का ये बयान 3 मई का है, जिसके बाद प्रदेश की सियासत ऐसी गरमाई कि पीसीसी चीफ के घर तक पर मोर्चा खोल दिया गया और नौबत यहाँ तक आ गई कि बीजेपी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ FIR तक दर्ज करवा दी। ये कांग्रेसी लोग हैं, उनकी भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनको सद्बुद्धि दे और एक दलित महिला, SC की महिला, उसके बारे में ऐसा बोलना उन्हें शोभा नहीं देता। और मैं तो कहती हूँ कि मैं तो उनसे कुछ ऐसा ज्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ। मैंने सदा उनने मेरे से बड़ी बहन कहा है तो मैं उनके साथ रही भी हूँ, लेकिन भगवान ने उनकी बुद्धि खराब कर दी है, इसलिए वो ऐसे बोल रहे। चौथे चरण की चुनावी तैयारियों के बीच हुई बयानबाजी को लेकर कांग्रेसी खेमे का पलड़ा ज्यादा भारी रहा और जब प्रदेश भर के दिग्गज बयानबाजी कर रहे थे तो भला ऐसे में अपनी बयानबाजियों से हमेशा ही सुर्खियां बटोरने वाले पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह कैसे पीछे रह जाते। लक्ष्मण सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्याम पित्रोदा के एक विवादित बयान पर पलटवार किया, जिसने प्रदेश भर में खूब लाइमलाइट दी। प्रदेश के इस बार के चुनाव में दल बदल की राजनीति ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। इंदौर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने तो नामांकन के बाद पाला ही बदल लिया और बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके लिए उन्होंने अपने तर्क दिए हैं। मैंने मंजिल पे चलना जरूर शुरू करा था, बस थोड़ा सा रास्ता बदला है। जिस रास्ते पे राष्ट्रभक्ति के लोग हैं, जिस रास्ते पे स्वयं के लोग हैं, जिस रास्ते पे दलित लोग हैं, जिस रास्ते पे पिछड़ों के लोग हैं, जिस रास्ते पे जैनी है, बस अब उन सबके साथ चलना शुरू करा है और मंजिल की ओर अग्रसर है। अक्षय कांति बम के दल बदल के बाद कांग्रेस इंदौर में प्रत्याशी विहीन हो गई और पार्टी ने नोटा को समर्थन दे दिया और गली गली जाकर लोगों से नोटा को वोट देने की अपील की। पार्टी के सभी दिग्गज नेता इस मुहिम में शामिल भी हुए, जिसका बीजेपी ने जमकर विरोध भी किया। अपील करी थी, लेकिन हम तो इतनी बात इंदौर के संदर्भ में कहते हैं कि नोटा इन्हें वोट व्यर्थ करने की बात है। यदि भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस समर्थन नहीं कर सकती तो 14 निर्दलीय थे, किसी एक का समर्थन कर देती। लेकिन नोटा के रूप में मतदान का जो लोकतंत्र का महापर्व है, अपने मताधिकार को व्यर्थ करना, उसको गंवाना निश्चित तौर पे तो लोकतंत्र पे कलंकित करने के समान है और हम कांग्रेस के इस निर्णय का विरोध करें। इस बार के लोकसभा चुनाव में खजुराहो सीट ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। इंडिया गठबंधन में सीटों पर हुए तालमेल के बाद कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की खजुराहो लोकसभा सीट सपा के लिए छोड़ी थी। समाजवादी पार्टी ने यहां से मीरा यादव को अपना अधिकृत उम्मीदवार बनाया, लेकिन उनका नामांकन रद्द होने के बाद चर्चा चल पड़ी कि बीजेपी खजुराहो लोकसभा सीट पर अपने प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के लिए निर्विरोध निर्वाचन के लिए कवायद कर रही है। इसी बीच राजा भैया प्रजापति ने भोपाल में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से मुलाकात की और खजुराहो लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी पूर्व IAS RB प्रजापति को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। प्रदेश की सियासत में इस बार के चुनाव में दल बदल की राजनीति ने अपना वर्चस्व बनाए रखा। कांग्रेस पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेताओं ने हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया, फिर चाहे 6 बार के विधायक रामनिवास रावत हो या फिर पूर्व मंत्री सुरेश पचौरी जैसे धाकड़ नेता। कई बड़े दिग्गज कमल की पंखुड़ी जा बन बैठे। MP में 24 का लोकसभा चुनाव दल बदल और एक से बढ़कर एक बयानबाजियों से भरा रहा। दूसरे शब्दों में कहें तो बेहद ही रोचक रहा।
दोनों ही प्रमुख दल ने अपने अपने दावे भी पेश किए, लेकिन इन तमाम बातों के बीच जो सबसे खास बात है वो ये कि आखिर जनता का मत किस तरफ है, जिसका सस्पेंस फिलहाल 4 जून तक कायम रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। लोकसभा 2024 का चुनाव लगभग खत्म हो चुका है। कल आखिरी फेज की मध्य प्रदेश में वोटिंग होनी है और जिसके लिए हर दल ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। सबने अपने अपने दावे भी पेश किए, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 29 में से 28 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने भारी भरकम प्रचार प्रसार किया। पार्टी के एक से बड़े एक नेता प्रदेश के दौरे पर आए। क्षेत्रीय नेताओं ने भी काफी जोर लगाया। हमारी एक खास रिपोर्ट इसी से जुड़ी हुई है, चलिए देखते हैं। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर कल 13 मई को मतदान होगा। चुनाव के दरमियान प्रदेश की कुल 29 लोकसभा सीटों पर प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी ने दौरे किए। तो हमने सोचा क्यों ना आपको बताया जाए कि बीजेपी के धुरंधरों ने 24 के लोकसभा चुनाव में एमपी में कितना चुनाव प्रचार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 8 सभाएं और 2 रोड शो हुए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की 7 सभाएं और 2 बैठकें हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 5 सभाएं और 1 रोड शो हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 6 सभाएं की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 1 दौरा किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी एक बार पहुंचे एमपी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 197 सभाएं की। सीएम ने 55 रथ सभाएं भी की, 142 जनसभाएं भी की। सीएम ने 56 से ज्यादा रोड शो किए, 185 से ज्यादा विधानसभाओं में पहुंचे। सीएम 22 लोकसभा प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल कराने भी पहुंचे। सीएम ने 13 जिलों में रात्रि विश्राम किया। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 66 जनसभाएं की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने 72 जनसभाएं की, 18 रोड शो और 16 रथ सभाएं भी की। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने 62 जनसभाएं की। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने 61 जनसभाएं की। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने 64 जनसभाएं की। इन आंकड़ों को देखने के बाद साफ तौर पर जाहिर होता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 28 सीटें जीतने वाली बीजेपी 2024 के चुनाव को भी हल्के में लेने के मूड में नहीं है और पार्टी सिर्फ 29 की 29 सीटें जीतने का दावा ही नहीं कर रही, बल्कि दावे को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर भी लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखिए, पहले चरण से लेकर चौथे चरण तक बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। कहां किसके कितने दौरे हुए और कांग्रेस ने मिशन 29 पर कितना ध्यान दिया, इस रिपोर्ट में समझिए। भारतीय जनता पार्टी ने तो कहां पर कितनी ताकत झोंकी, ये हमने आपको बता दिया। अब कांग्रेस ने इस 29 सीटों पर कितना ध्यान दिया, समझ लीजिए। मध्य प्रदेश में चौथे और आखिरी चरण का मतदान सोमवार 13 मई को है। एमपी की बची 8 सीटों पर मतदान होना है। शनिवार शाम को प्रचार थम चुका है। इससे पहले दोनों प्रमुख दल कांग्रेस और बीजेपी ने प्रचार में पूरा जोर लगाया। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के लिए 16 मार्च से चुनाव प्रचार शुरू हुआ था। इन 57 दिनों में बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने पूरा प्रदेश नापा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सबसे ज्यादा 197 सभाएं की। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी 66 सभाएं की। जैसे सरकार बनी तो हमारी सरकार ने कुछ निर्णय किए। अब निर्णय हमने कुछ कैसे किए, पहले दिन से उछल उछल के गिर पड़े जा रहे हैं। अरे नींद खराब होती कि नहीं होती, फालतू माइक चलते थे तो बंद करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कांग्रेस की बात करें तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवानी ने 130 सभाओं को संबोधित किया। वहीं राष्ट्रीय नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी प्रदेश में सक्रिय रहे। पीएम मोदी ने 7 दिन में सभा और रोड शो के जरिए सीधे तौर पर 10 लोकसभा सीटों को कवर किया। अमित शाह ने भी 10 जगहों पर पहुंचकर सभा और रोड शो किए। उन्होंने मध्य प्रदेश में 4 दिन प्रचार किया। जेपी नड्डा 4 दिन में 7 लोकसभा सीटों पर पहुंचे। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी 29 सीटों पर पहुंचे। उन्होंने 185 विधानसभा सीटों को कवर किया। पूर्व सीएम ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने इस बार सबसे ज्यादा सड़क मार्ग से यात्राएं की।
21 सीटों पर 66 सभाएं और 16 रोड शो किए। 5 जगहों पर रात्रि विश्राम किया। कांग्रेस केवल दुष्प्रचार ही करती है। कांग्रेस की जड़ें भारत में नहीं बची है। कांग्रेस कुछ एनजीओ की बंधक है। कांग्रेस वामपंथियों की बंधक बन गई है। इनके विचार अभारतीय है। अब स्वयं पित्रोदा कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराओं से उनका कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने लगभग पूरा प्रदेश नापा। आम सभा, नुक्कड़ सभा, रैली, बैठक सब मिलाकर उनके 130 कार्यक्रम हुए। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करता। वहीं दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ में मतदान के बाद 9 मई से 11 मई के बीच 4 कार्यकर्ता सम्मेलन, 5 नुक्कड़ सभाएं और 5 आम सभाएं की। नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, ये सपनों के सौदागर हैं। झूठ बोलने में इनसे बड़ा उस्ताद मैंने नहीं देखा। एक झूठ बोलेंगे, उजागर होने के पहले दूसरी झूठ बोल देंगे, उजागर होने की दूसरी के बाद तीसरी झूठ बोल देंगे। यदि आप देखें तो पिछले 10 साल में इन्होंने कम से कम 100 से ज्यादा झूठ बोली होगी। हालांकि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का मध्य प्रदेश में मिशन 29 पर पूरा फोकस नजर नहीं आया। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे ने गिनी चुनी सभाएं की, जिसमें राहुल गांधी ने 3 दिन में सिवनी, शहडोल, भिंड, जोबाट, सेगांव में सभा की। वहीं प्रियंका गांधी मात्र 1 दिन में 2 सभाएं ही कर सकी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मात्र 1 सभा की। कांग्रेस के प्रचार ने भले ही सबका ध्यान अपनी ओर न खींचा हो, लेकिन नेताओं के बयानबाजी ने खूब सुर्खियां बटोरी। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रियंका गांधी तक के बयान मध्य प्रदेश में खूब चर्चा का विषय बने। दोनों ही पार्टी के स्टार प्रचारकों ने अपनी अपनी रणनीति का सहारा लिया। पार्टी लाइन पर चलते हुए किसी ने बयानों से सुर्खियां बटोरी तो किसी ने पलटवारों से। हालांकि जनता के दिल तक उतरने का काम किसने किया है, ये 4 जून को साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखिए, चौथे चरण का मतदान कल यानी 13 मई को संपन्न हो जाएगा। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में मतदान होना था, जो कि संपन्न हो जाएगा। हमने आपको समझाया कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से मध्य प्रदेश में प्रचार प्रसार किया, तो वहीं कांग्रेस पार्टी की स्थिति से भी आपको रूबरू कराया कि कांग्रेस पार्टी ने कितना ध्यान दिया, जहां पर यह पाया गया कि कांग्रेस थोड़ी पीछे रह गई थी। तो लोकसभा चुनाव से जुड़ी बात तो हो गई, लेकिन मतदान खत्म होने के बाद अब किस तरह से छत्तीसगढ़ में राजनीति हो रही है, किस विषय पर ध्यान दिया जा रहा है, ये भी विस्तार से आपको समझा देते हैं। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में मतदान खत्म होने के बाद से ही कैबिनेट विस्तार को लेकर भाजपा नेता अपना अपना दांव ठोक रहे हैं। 4 जून के बाद केंद्र में नई सरकार बन जाएगी और आचार संहिता भी खत्म हो जाएगा, और ऐसे में कैबिनेट में नए मंत्रियों को जगह दी जाएगी और इस जगह को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। मंत्री पद की रेस में कौन कौन है, रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी दल में बड़े बड़े बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। पहले से ही राज्य में एक मंत्री पद खाली है। अगर बृजमोहन अग्रवाल सांसद बने तो एक और पद खाली हो जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो मंत्रियों के 2 पद खाली हो जाएंगे। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस के आधार पर भी कई मंत्रियों के बदलाव की चर्चा हो रही है। वहीं भाजपा सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनाव के परिणाम तय करेंगे कि छत्तीसगढ़ में अगले कैबिनेट के मंत्री कौन होंगे। लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रियों को कई लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। अब केंद्रीय टीम मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है। ऐसे में चलिए एक नजर डालते हैं कि आखिर इस रेस में कौन कौन आगे है। अमर अग्रवाल पूर्व सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। लोकसभा 2024 में बिलासपुर, कोरबा, सरगुजा, रायगढ़ के क्लस्टर प्रभारी भी रहे। राजेश मूणत रमन सरकार में मंत्री रहे। लोकसभा 24 में दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर और जांजगीर चांपा के क्लस्टर प्रभारी भी रहे। अजय चंद्राकर रमन सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। 24 के चुनाव में बस्तर, कांकेर और महासमुंद में क्लस्टर प्रभारी रहे।
रेणुका सिंह महिला बाल विकास की मंत्री रही। विधानसभा चुनाव में सीएम पद की दावेदार भी थी। लता उसेंडी महिला एवं बाल विकास मंत्री रही। कोंडागांव निर्वाचन क्षेत्र से राज्य विधानसभा के लिए चुनी गई। इस रेस में आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहिब का नाम भी चर्चा में है। रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा का नाम भी सामने आ रहा है। दुर्ग अहिवारा विधायक डोमनलाल पुरसेवाड़ा भी इस रेस में है। दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव के नाम की भी चर्चाएं जोरों पर हैं। कांग्रेस एक डूबती हुई नाव है। लगातार 2 चुनावों से देश की राजनीति में वो विपक्ष का दर्जा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। यहाँ हर एक पद नहीं होता है, दायित्व होता है। तो यहाँ कोई पोस्ट की भाग दौड़ नहीं मची हुई है, बल्कि आपने कांग्रेस के 5 सालों में देखा कि जय और वीरू में ही नहीं बन पाई। इन लोग दूसरों पर सवाल उठाते हैं कि हास्यास्पद। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार समीकरणों के आधार पर भी हो सकता है, जिसमें जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण को देखते हुए नए मंत्री का पद दिया जा सकता है। इसके अलावा लोकसभा परफॉर्मेंस भी एक अहम भूमिका पर रहने वाली है। ऐसे में चलिए जरा आपको इन समीकरणों को भी समझा देते हैं। रायपुर से दिया जा सकता है मंत्री। रायपुर संभाग से 2 मंत्री चुनकर आते हैं, जिसमें खेल और युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा है और शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का नाम शामिल है। बृजमोहन अगर सांसद बनते हैं तो उनका पद खाली हो जाएगा। ऐसे में सामान्य वर्ग के रिप्लेसमेंट में नए सामान्य वर्ग के विधायक को जिम्मेदारी दी जा सकती है। रायपुर से पुरंदर मिश्रा और गुरु खुशवंत साहिब का नाम इस लिस्ट में सटीक बैठता है। इसके अलावा रमन सिंह खेमे से राजेश मूणत का नाम आगे चल रहा है। दुर्ग संभाग से भी दिया जा सकता है मंत्री। दुर्ग से वर्तमान में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा आते हैं। इसके अलावा दयालदास बघेल भी मंत्री हैं। उम्मीद की जा रही है कि दुर्ग से एक एससी वर्ग या सामान्य वर्ग के विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है। दुर्ग से भावना बोहरा के नाम की भी चर्चा थी, लेकिन कवर्धा से उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा हैं। ऐसे में उनकी दावेदारी कमजोर मानी जा रही है। सरगुजा से मंत्री पद नहीं दिया जाएगा। वर्तमान सरकार में सरगुजा से 4 मंत्री चुनकर आते हैं। सरगुजा से खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं। वरिष्ठ आदिवासी नेता राम विचार नेताम, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े भी सरगुजा से ही आती हैं। ऐसे में सरगुजा से नया मंत्री बनाया जाना बेहद ही मुश्किल है। भाजपा सूत्रों की माने तो अगर वर्तमान में सरगुजा मंत्रियों का परफॉर्मेंस कमजोर पाया जाता है तो ही नए को मौका दिया जाएगा। बस्तर से नए मंत्री पद पर संकट। वरिष्ठ नेता सिद्धार्थ कश्यप को मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा यहां से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी आते हैं। इसलिए बस्तर संभाग से नए मंत्री की उम्मीद कम नजर आ रही। बिलासपुर संभाग भी दावेदारी में कमजोर। बिलासपुर संभाग से वर्तमान में 3 मंत्री हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, मंत्री लखनलाल देवांगन का नाम शामिल है। तो बिलासपुर संभाग भी जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण के हिसाब से तय हो चुका है। इसलिए इस क्षेत्र से भी मंत्री की उम्मीद कम है। हालांकि अमर अग्रवाल का नाम यहां से चर्चा में है। सीएम साय सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर कांग्रेस पार्टी ने भी तंज कसा है। पार्टी के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि 1 अनार है और 100 बीमार हैं। एक मंत्री का पद खाली है। एक मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनका पद खाली नहीं होने वाला, क्योंकि उनके चुनाव जीतने की संभावनाएं नगण्य है। तब एक मंत्री है, 1 अनार 100 बीमार की स्थिति है। यहाँ से लेकर वहाँ तक, नागपुर से लेकर दिल्ली तक लोग जोर आजमाइश कर रहे हैं। अब जिसकी थैली में ज़्यादा वजन होगा वो मंत्री बनेगा। अब मंत्रिमंडल में बदलाव होगा तो विपक्ष के कटाक्ष तो सामने आएंगे ही, लेकिन वहीं पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार 4-3-3-2-1 के फॉर्मूले पर चल रही थी। भूपेश बघेल सरकार में सबसे ज्यादा 4 एसटी वर्ग के मंत्रियों को शामिल किया गया था। 3 ओबीसी, 3 जनरल, 2 एससी और 1 अल्पसंख्यक वर्ग के नेता को मंत्रिमंडल में जगह मिली थी। बहरहाल ये तो पुरानी बात है, लेकिन अगर साय सरकार के मंत्रिमंडल की बात करें तो समीकरण तो बहुत से हैं और दावेदार भी कुछ कम नहीं है। 4 जून की सुबह सिर्फ लोकसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला नहीं करेगी। भाग्य का फैसला वर्तमान मंत्री और पूर्व मंत्रियों का भी होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक मंत्रिमंडल का पद खाली है और उस पर जगह बनाने के लिए लगातार जो तमाम नेता है वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में लोकसभा चुनाव का परिणाम एक विशेष आधार बनेगा, जिस आधार के हिसाब से
तमाम लोगों को मंत्रिमंडल पद से नवाजा जा सकता है। कई नाम, कई दावेदार है, लेकिन ये स्पष्ट 4 जून के बाद होगा कि किसे मंत्रिमंडल के पद से नवाजा जाएगा और अगला छत्तीसगढ़ का कैबिनेट मंत्री कौन होगा। कैमरा पर्सन अखिलेश पवार के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। और स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे छत्तीसगढ़ में जीएसटी का फर्जीवाड़ा और चोरी करने वालों पर कार्रवाई किस तरीके से तेज हुई है। जीएसटी में गड़बड़ी को लेकर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बड़ी बात कही है। इस रिपोर्ट में देखिए क्या कुछ कहा है ओपी चौधरी ने। छत्तीसगढ़ में चुनाव खत्म होते ही सेंट्रल और स्टेट जीएसटी टीम एक्शन मोड में आ गई है। करीब 6000 से अधिक फर्जीवाड़ा करने वाले कारोबारियों की लिस्ट तैयार हो चुकी है। सभी को नोटिस भी भेज दिया गया है। इस लिस्ट में जिन कारोबारियों ने समय पर रिटर्न दाखिल नहीं किया है उनके नाम है। साथ ही उन कारोबारियों के नाम भी शामिल है जिन्होंने रिटर्न तो जमा कर दिया है लेकिन उसमें भी गड़बड़ घोटाला किया है। दरअसल जीएसटी टीम का ये ताबड़तोड़ एक्शन इसलिए भी फुर्ती के साथ हो रहा है क्योंकि 2023 से 24 के वित्तीय वर्ष में छत्तीसगढ़ जीएसटी विभाग ने 20,361 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन किया था, जो राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा था। टैक्स की तुलना में 22% की बढ़ोतरी हुई थी। पिछले 3 महीने में 45 फार्मों पर छापे मारे गए। छापे में 32 करोड़ रुपए की वसूली की गई। इतने रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन के बाद छत्तीसगढ़ जीएसटी विभाग के निशाने पर इस बार कई बड़े नेता और रसूखदार भी शामिल हैं। इन जीएसटी चोरी करने वालों पर प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी बड़ी बात कही है। छत्तीसगढ़ में जीएसटी की कार्रवाई को लेकर मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि ये सामान्य प्रक्रिया है। ईमानदार टैक्स पेयर के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं में ट्रांसपेरेंसी के लिए कार्रवाई है। वन टाइम सेटलमेंट के लिए भी कार्रवाई है। ईमानदार टैक्स पेयर को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है क्योंकि टैक्स पेयर की वजह से ही देश आगे बढ़ेगा। देखिए, वो एक सामान्य प्रक्रिया है। ईमानदार टैक्स पेयर के लिए हम विभिन्न प्रक्रियाओं में ट्रांसपेरेंसी ला के त्वरित निराकरण करने के लिए, वन टाइम सेटलमेंट के लिए विभिन्न जो फैसिलिटेटिव जो स्टेप्स हैं उनको हम आगे बढ़ा रहे हैं ताकि टैक्स पेयर को सुविधा हो सके, ईमानदार टैक्स पेयर को बढ़ावा दिया जा सके। और सभी से मैं अपील करना चाहूँगा कि राज्य और देश के विकास में जो ईमानदारी के साथ सभी लोग टैक्स देंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। बता दें कि केंद्रीय जीएसटी विभाग ने दिसंबर 2023 तक 44,015 करोड़ इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने वालों के रिटर्न खंगाले थे। जांच के दौरान 30,000 करीब ऐसी कंपनियां मिली जिन्होंने बोगस बिल से इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था। बड़ी बात यह है कि इसमें छत्तीसगढ़ की 110 कंपनियां भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ जीएसटी विभाग के द्वारा लगातार छापेमार कार्रवाई कर टैक्स वसूला जा रहा है। ये टैक्स बड़े बड़े कारोबारियों और नेताओं के कंपनियों से वसूला जा रहा है। ये वही कारोबारी और नेता हैं जो समय पर अपना टैक्स नहीं जमा करते हैं। अब जीएसटी विभाग के तरफ से इन्हें नोटिस भेजी जा रही है और समय पर टैक्स न भरे जाने के बाद इन पर सख्त एक्शन लेने की बात कही जा रही है। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए और सही जानकारी के लिए बने रहे विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।